Hey everyone, welcome to your education। और हम करेंगे आज ये थर्ड क्लास है किसकी, आर्ट एंड कल्चर की, जो खासकर मैं बना तो यूपीएससी ईपीएफओ के लिए लिया रहा हूँ। अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ आर्ट एंड कल्चर पूछा जाता है, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। मेंस के लिए ये वीडियो अच्छी नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मैं बहुत डीप डिस्कशन नहीं करूँगा, वो बस हम एक तरह से जो फैक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देंगे और एक तरह से रिवीजन टाइप समझ सकते हो आप उसको। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहले क्या करेंगे, हम जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे एमसीक्यू के फॉर्मेट में। तो पहला सवाल है कि अच्छा, इसमें कथनों में चुनना है कि कौन से कथन असत्य हैं। असत्य, इस पर ध्यान रखना है। भारत सरकार की प्रसाद यानी कि तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना का प्राथमिक उद्देश्य विरासत शहरों के समग्र विकास और संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करना है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि हृदय योजना का उद्देश्य केवल धार्मिक स्थलों के आसपास बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। तो ये 2014-15 के आसपास की दोनों स्कीम है। तो इसमें ये उल्टे दिए हुए हैं कि प्रसाद का जो उद्देश्य है वो ये है कि तीर्थ स्थलों को विकसित करना, उनका विकास करना। और हृदय का जो उद्देश्य है वो ये है, योजना का प्राथमिक उद्देश्य विरासत विरासत जो शहर है, लगभग इसमें 12 शहर चुने गए थे। ठीक, तो ये दोनों ही कथन असत्य है। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972, इसके बारे में मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम केवल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो जहाँ पे भी एक्सट्रीम वर्ड आ जाए केवल, तो वो ज्यादातर स्टेटमेंट आपके गलत ही होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ अपवाद उसमें जरूर रहा होता है। ठीक है, वैसे भी मैंने बताया था ये कलाकृतियों को भी संरक्षित करता है। आपके जो पांडुलिपियां वगैरह हैं, जो मूवेबल आपका हेरिटेज है, उसको प्रोटेक्ट करता है। यह अधिनियम पुरावशेषों के निर्यात व्यापार को विनियमित करता है और उनकी अवैध तस्करी को रोकने का प्रावधान करता है। ये बात एकदम सही है इसके बारे में। इस अधिनियम के तहत कोई भी वस्तु जो 100 वर्ष से अधिक पुरानी है उसे पुरावशेष माना जाता है। ये बात भी एकदम ठीक है। तो दूसरा और तीसरा इसमें केवल सही है। अगला सवाल देखते हैं। भारत में विरासत संरक्षण के संदर्भ में एडॉप्ट हेरिटेज योजना का संचालन निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो मैं बता देता हूँ, ये पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल पर आधारित है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे जो निजी कंपनियां हैं ना, निजी कंपनी, इसमें क्या है, इनको एक सीएसआर करना होता है। आपने अगर इकोनॉमिक्स में पढ़ा हो सीएसआर तो बहुत अच्छी बात है। मतलब बेसिकली कोई भी जैसे कंपनी होती है, कोई भी कंपनी है, तो वो जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचती है, जो सोसाइटी को उसके प्रोडक्शन करने की वजह से नुकसान पहुंचता है, उसकी भरपाई करने के लिए वो कुछ समाज के हित में कार्य उनको करना होता है। जैसे 2% उसका अपना शायद प्रॉफिट वॉफिट का ऐसा कुछ होता है। तो फिलहाल मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर ये समझ लो कि ये कंपनियां समाज के हित में कार्य करती है। उनकी सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से किया जाता है। तो इस परियोजना में एडॉप्ट हेरिटेज में क्या किया गया है कि जो कंपनियां होंगी, निजी कंपनियां, वो किसी एक स्मारक को क्या करेंगे, गोद लेंगे। ठीक है, और उसका संरक्षण वगैरह करेंगे और इस उनको फिर स्मारक मित्र कहा जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह का प्रोग्राम है। अगला, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? केवल सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये जहाँ केवल आ जाए तो फिर गड़बड़े हो जाता है। ठीक है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं, फिर मूर्त का क्या होगा? केवल पर्यटन, ऐसे सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की पहचान करना जिनके संरक्षण का दायित्व तो मानवता के लिए अति महत्वपूर्ण हो। तो ये लाइन तो मैंने तुम्हें जब बताया था
कि हेरिटेज क्या होती है। तभी भी बोला था मैंने कि हेरिटेज को कैसे डिसाइड किया जाता है। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया बी वाला। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण से सीधे तौर पर संबंधित है, जिसे राज्य को लागू करने का निर्देश दिया गया है। अब देखो, राज्य का 51A में तो ये आपको संरक्षित करना है, मतलब ये जनता का है। ठीक है, 49 में क्या है, 49 में राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य की। ठीक, और 29 सांस्कृतिक अधिकार है, जो कि मैंने बताया भी था। भारत के जो नागरिक हैं उनको अपनी संस्कृति सुरक्षित करने का अधिकार होगा, और उसके लिए शैक्षणिक अधिकार, मतलब उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना भी कर सकेंगे। तो इसका सही उत्तर हो गया, क्या पूछा, राज्य को लागू करने। तो राज्य की जिम्मेदारी आती है 49 में। ठीक, तो ये आपका पुरानी चीजें थी। चलिए अब आज का देखते हैं। तो मैंने कहा था कि हम स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसे मैंने बोला था कि मानव क्या करेगा, निर्माण। मानव करेगा मूर्त या अमूर्त निर्माण। तो मूर्त में ही जो उस कला का वो निर्माण कर रहा है, उसी में से विभिन्न कलाओं में से एक होती है स्थापत्य या वास्तुकला। ठीक है, और इसी का एक रूप है आपका स्तूप। ठीक, तो हम पढ़ेंगे स्तूप को। स्तूप को ज्यादातर आप समझेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, कि बौद्ध धर्म से स्तूप आपने सुने होंगे, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए होते हैं, पर वास्तविक रूप में यह केवल बौद्ध धर्म से नहीं जुड़े हुए। ये स्टेटमेंट 2023 के यूपीएससी सीएसई एग्जाम में पूछा भी गया था कि क्या इसकी ये मौलिक अवधारणा है, तो नहीं है। ठीक, ये आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म से पूर्व भी स्तूपों का जो कॉन्सेप्ट था वो था। ठीक है, बेसिकली इनका इस्तेमाल एक तरह से वैदिक जो शवदाह है इनके तौर पे मतलब किया जाता था, मतलब एक तरह से आप समाधि टाइप समझ लो। ठीक, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये मौलिक रूप से बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उससे संबंधित नहीं है, बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं। अब क्योंकि ये पिछले बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। अब बात करते हैं स्तूप की संरचना कैसी होती है, कैसा होता है स्तूप। तो ये आपके पास एक स्तूप का फोटो है, मतलब एक इमेज है। इस तरह का ही होता है स्तूप। ठीक, एक बना लेते हैं। दरअसल इसमें कुछ चीजें नहीं दिख रही, देखो। ये होता है एक चबूतरा। ठीक है, इसके ऊपर ये बना होता है, ये वाला पार्ट आपका। इसको बोलते हैं आप अंड, और इसको बोलते हैं आप मेधी। ठीक है, मेधी का मतलब होता है चबूतरा। ठीक, इसके ऊपर एक ये जो आयताकार बॉक्स है, ये वाला। ठीक, इसको बोलते हैं आप हर्मिका। और इसके ऊपर ये जो दंड लगा होता है, ये बीच वाला, इसको बोलते हैं आप यष्टि। इसके अलावा ये इसमें 3 छत्र होते हैं। ठीक, तो ये जो 3 छत्र है, इनका भी मतलब होता है, जैसे ये क्या है, श्रद्धा, सम्मान और उदारता के प्रतीक हैं। ठीक है, अगर ये 3 छत्रों से अगर ये क्वेश्चन बनेगा तो शायद ऐसे बन सकता है कि जो छत्र हैं वो इनमें से किस चीज को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, और उसमें दे दिया अगर दया या कुछ ऐसा जो भगवान बुद्ध से बिल्कुल मिलता जुलता हो। अगर दया दे दिया तो 100% आदमी इसको तो नहीं मानेगा कि नहीं नहीं ये तो जरूर करते हो। ठीक, तो इस तरह के सवाल थोड़ा ध्यान से कि क्या मतलब दे रखा है, क्या उसका सिग्निफिकेंस है, कोई अगर चीज है किसी, क्योंकि हर मिका से ईपीएफओ में ही प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब जो ये वाला पार्ट होता है आपका, ये बाउंड्री वॉल, इसको आप ये मतलब ऐसे चारों तरफ होती है इसके, ऐसे। ठीक है, और ये बीच में होता है एक प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा को मतलब हिंदी में परिक्रमा कहते हैं। ठीक,
तो ये परिक्रमा करने का एक वो होता है, एक गली टाइप होती है, और ये जो आपका बाहर की वेदिका है उस पे ये ऐसा दरवाजा होता है। इस दरवाजे को आप बोलते हैं तोरण। ठीक। और इसी पे आपको कई बार अलंकरण देखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कई अप्सराओं की मूर्ति वगैरह भी है। ठीक। तो अब आपको पता चल गया कि स्तूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्तूप कैसा होता है। एक चबूतरे पे बना होता है जिसको आप मेधी कहते हैं। ठीक। उसके ऊपर ये जो अंडाकार भाग होता है, आधा अर्धचंद्राकार, ठीक, इसको आप अंड कहते हैं। उसके अलावा ये जो बॉक्स टाइप आयताकार बॉक्स होता है इसको आप हर्मिका कहते हैं। और ये जो दंड होता है इसको आप यष्ट कहते हैं। और 3 छत्र लगे होते हैं जो श्रद्धा, सम्मान और उदारता के प्रतीक है। ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके अलावा एक प्रदक्षिणा पथ होता है ऐसे करके, और जिस दीवार से ये घिरा होता है उस दीवार को आप कहते हैं क्या? वेदिका। ठीक। इसको वेदिका कहते हैं। और ये दरवाजा जो होता है उसको तोरण कहते हैं। ठीक। तो यहाँ तक आपने स्तूप की स्ट्रक्चर को पढ़ लिया है। अब जानते हैं स्तूप के प्रकार के बारे में। स्तूप का अगर अर्थ के बारे में बात करूं तो देखो, स्तूप का जो अर्थ है वो आता है पाली भाषा का जो शब्द है, एक पाली शब्द है धूप। ठीक है, उससे आया है आपका स्तूप। लिख देता हूं मैं। पाली शब्द धूप से आया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है ऊंचा स्थान या उठा हुआ स्थान। बाकी स्तूप क्या होता है वो हमने बता दिया। अब इसमें क्या होता है कि भगवान बुद्ध से या उनके शिष्यों से संबंधित आपको चीजें मिलेंगी तो वो प्रकार में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं प्रकारों के बारे में बात करूं तो पहला जो प्रकार है वो होता है शारीरिक स्तूप। दूसरा प्रकार है पारिभौगिक पारिभौगिक स्तूप। तीसरा प्रकार है अ, उद्देशिक उद्देशिक। और चौथा होता है संकल्पित। ठीक। संकल्पित सही तो है। स्तूप, इधर भी स्तूप। ठीक। अब देखो शारीरिक स्तूप में क्या होता है कि भगवान बुद्ध या उनके शिष्य, इनसे जुड़े क्या होते हैं, शारीरिक अवशेष होते हैं। जैसे दंत, केश, दंत मतलब दांत, केश मतलब बाल। ठीक। इत्यादि जो होते हैं ना, हर मैंने बोला ना कि जैसे अंडाकार होता है, ये जो हर्मिका होती है, शायद मैं वहां बताना भूल गया, हर्मिका में ही आपके जो अवशेष रखे जाते हैं। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं शारीरिक स्तूप में। इसी तरह पारिभौगिक स्तूप है। इसमें क्या होता है कि उनके जीवन से जुड़े वो जुड़े सामान जिनका इस्तेमाल उन्होंने किया होता है, जैसे कि चरण पादुका या भिक्षा पात्र। ठीक है। अपने जीवन काल में उन्होंने जिन वस्तुओं का इस्तेमाल किया होता है वो इसमें रखे होते हैं पारिभाषिक स्तूप में। उद्देश्यिक स्तूप कैसे होते हैं कि जैसे उन्होंने अपने जीवन काल में जिन प्रमुख स्थानों की यात्रा की। ठीक। या वो स्थान जो उनके जीवन से संबंधित हैं, जीवन काल से संबंधित, जीवन काल से संबंधित स्थान की जो विशेषता रखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि सारनाथ में उन्होंने क्या किया, पहला उपदेश दिया, पहली बार उपदेश दिया, 5 ब्राह्मण
अपने शिष्यों को, ठीक? तो वहाँ पे जो स्तूप है, तो इस तरह के स्तूप क्या कहलाएँगे? उद्देशिक स्तूप। संकल्पित स्तूप वो होते हैं जो बाद में बौद्ध अनुयायियों द्वारा बनवाए गए होते हैं, ये छोटे होते हैं, ठीक है? तो इस तरह आप 4 भागों में स्तूप को बाँट सकते हैं। शारीरिक स्तूप, शारीरिक स्तूप में क्या होता है? भगवान बुद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष, शारीरिक अवशेष, जैसे कि दंत या केश वगैरह रखे होते हैं। पारभौतिक स्तूप में क्या होता है? उनसे जुड़े सामान, जिनका उन्होंने इस्तेमाल किया होता है अपने जीवन काल में, जैसे कि चरण पादुका या भिक्षापाद, तो वो होंगे पारिभौतिक स्तूप। उद्देशिक स्तूप वो होते हैं जो उनके जीवन काल से संबंधित जो स्थान हैं, ठीक है, प्रमुख स्थानों पर बनाए जाते हैं। और संकल्पित स्तूप वो होते हैं जो छोटे होते हैं और बौद्ध अनुयायियों द्वारा बनाए गए होते हैं, ठीक? तो ये हो गए आपके स्तूप के प्रकार। अब आपसे कुछ प्रमुख स्तूपों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रमुख स्तूप जो हैं, ये वो कहाँ हैं और किसने बनवाए, ठीक? तो आपके पास ये पहला स्तूप है पिपरवाह का। तो ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? सिद्धार्थ में। और उसमें भी जाना तो नौगढ़, ठीक? नेपाल की तराई में, ठीक? अब इस स्तूप की खास बात ये है कि आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा हो तो बुद्धिज्म के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो बाद में आपको जब उनके परिनिर्वाण के बाद उनके जो शारीरिक स्तूप बनाए गए थे वो मुख्यतः 8 बनाए गए थे, ठीक है? 8 में से ये एकमात्र अभी है जो वर्तमान में जिसके अवशेष जो वर्तमान में है, ठीक? तो ये हो गया आपका पेपरहवा स्तूप। बनवाया किसने? अशोक ने। अगला सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? रायसेन में, ठीक? इसको भी अशोक ने बनवाया था। अशोक। यहाँ पे क्या किया गया? बुद्ध को प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया है। प्रतीकों के माध्यम से, जैसे छत्र है, खाली सिंहासन है, वो सब चीजें। तो यहाँ पे बेसिकली सांची में जो स्तूप है, इसको इसका थोड़ा इम्पोर्टेंस ज्यादा भी है कि यूनेस्को की जो विश्व विरासत सूची है उसमें इसको शामिल किया गया है। और ये शामिल कब किया गया ये भी पूछ सकता है, तो 1989 में, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि 3 स्तूप हैं, 3 3 सॉरी, एक है महास्तूप और 2 छोटे-छोटे हैं, जो बुद्ध के शिष्यों से संबंधित हैं। एक सारिपुत्र से और दूसरा महा मोदग्लायन, ऐसा कुछ नाम है। मुझे एग्ज़ैक्टली थोड़ा स्पेलिंग की वज़ह से दिक्कत है। महामोदग्लायन ऐसा कुछ नाम था उनका, ठीक है? ये इनके शिष्य थे। और जो इसकी वेदिका है, वेदिका का निर्माण बाद में शुंग शासकों द्वारा कराया गया है और ये पाषाण की है। ज़्यादातर में बाद में जो भी अगर चेंजेस हुए हैं ना किसी स्तूप में, तो उसमें पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है? और शुंग शासकों ही द्वारा यहाँ पे 4 तोरण बनाए गए। तोरण का तो अब मतलब आप समझते होंगे कि स्तूप का जो द्वार होते हैं, ठीक है? तो ये सब बातें आपकी मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप से संबंधित हैं। कुछ रह तो नहीं गया इसमें? नहीं रहा। भरूच का स्तूप पढ़ते हैं। भरूच का स्तूप जो है वो है ये भी मध्य प्रदेश में, ये भी आपका मध्य प्रदेश में है, पर वो रायसेन में है और ये सतना में है, ठीक? अब इसको भी अशोक ने बनवाया और बाद में इसका फिर शुंग शासकों ने इसकी भी वेदिका बनवाई। तो इसीलिए थोड़ा ये भी कहा जाता है कि ये तथ्य कि शुंग शासकों के द्वारा स्तूपों को तोड़ा गया, वो थोड़ा कहीं न कहीं फिर झूठा साबित भी होता है, क्योंकि अगर शुंग शासक फिर वेदिका क्यों बनवा रहे होते? प्रोटेक्शन क्यों दे रहे होते इनको? ठीक है? खैर वो मेंस का सब्जेक्ट है या इंटरव्यू का टॉपिक है, वो सब छोड़ो।
अभी 1 सेकंड। तो ये सब आपने पढ़ लिया कि भरूच का स्तूप क्या है। अब बात करते हैं चौखंडी स्तूप के बारे में। तो चौखंडी स्तूप में अच्छा, भरूच के बारे में कुछ चीज़ें और बताना भूल गया मैं। मैं जब तोरण के बारे में बता रहा था, तो भरूच में एक क्या है कि जो तोरण है, उसमें यक्ष, यक्षिणी इनकी जातक कथाएँ मिलेंगी आपको, ठीक? और यहीं पे एक चीज़ और है कि अजातशत्रु को, मैंने बोला था ना कि जो तोरण पे अप्सराओं की मूर्ति वगैरह जो मिलेगी आपको, तो वो सब यहीं मिलेगी। अजातशत्रु को भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए दिखाया गया, ठीक है? तो ये भी भरूच के स्तूप से संबंधित है। तो कभी पूछ ले या स्टेटमेंट में दे दे तो गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए थोड़ा बता दिया। चौखंडी स्तूप के बारे में बात करते हैं। चौखंडी स्तूप है आपका, अरे, चौखंडी स्तूप है आपका सारनाथ में, ठीक है? और ये स्मारक के रूप में है, जो मैंने बताया जैसे उद्देश्य का स्तूप होते हैं। क्योंकि सारनाथ में ही क्या किया था, भगवान बुद्ध ने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया, ठीक? और इसका निर्माण भी अशोक ने करवाया। तो जिनके अशोक ने नहीं करवाए निर्माण, उनके ज़रूर देख लेना, बाकी सब अशोक ने कराए, ठीक है? धम्मिक स्तूप। धम्मिक स्तूप के बारे में क्या है कि ये भी सारनाथ में है और इसका निर्माण हुआ आपका गुप्त काल के दौरान। बेसिकली करवाया तो ये भी अशोक ने ही था, ठीक है? लेकिन क्या है ना कि गुप्त काल के दौरान फिर इसका विस्तार और पुनः निर्माण हुआ। ओरिजिनली तो ये भी अशोक ने बनवाया था और इसमें भी पत्थर और ईंटों का प्रयोग किया गया। मैंने बोला ना कि जो बाद में स्तूप बने हैं, उनमें ज़्यादातर आपको पत्थर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ओरिजिनली अशोक ने बनवाया था, तो फिर इसमें दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अमरावती का जो स्तूप है, ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी के तट पर गुट्टूर में, और इसका निर्माण करवाया है भाई साहब सातवाहन शासकों ने। तो इसलिए इसको आपको याद रखना है, क्योंकि सातवाहन शासकों ने बनवाया, अशोक ने नहीं बनवाया है। यहाँ पे क्या है, देखो, आयक, एक आयक नाम का एक, मतलब एक चबूतरा टाइप होता है तोरण के बाहर, ऐसे। और यहाँ आयक स्तंभ मतलब हैं, और जो 5 स्तंभ हैं, 5 आयक स्तंभ हैं, ठीक? 1 मिनट से पूरा इरेज कर देता हूँ। तो अमरावती स्तूप के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्या है कि 5 आयक स्तंभ है, आयक स्तंभ। और ये 5 आयक स्तंभ क्या बताते हैं, एक तो जन्म को डिनोट करता है, मतलब 5 चीज़ों को बुद्ध के जन्म से संबंधित है। बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण से संबंधित, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है? निर्वाण, और फिर निर्वाण के बाद क्या? धर्मचक्र, प्रवर्तन। ये आपको उनके जन्म से संबंधित ये चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए। और अंत में महापरिनिर्वाण, ठीक? तो जन्म का तो पता ही है, महाविनिष्क्रमण मतलब जब उन्होंने घर त्यागा, निर्वाण मतलब जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, धर्मचर्य प्रवर्तन मतलब पहला उपदेश, और महापरिनिर्वाण मतलब जब उन्होंने देह त्याग दिया, ठीक है? इसी तरह एक और स्तूप है, उसके बारे में भी लिख लो, नागार्जुनी कोंडा, ये स्तूप है, और ये है आपका इक्ष्वाकु इक्ष्वाकु वंश। यहाँ के जो शासक थे, उन शासकों ने नहीं बल्कि रानियों ने बनाया, ठीक है? इक्ष्वाकु वंश के शासकों की रानियों ने, ये भी आंध्र प्रदेश में। बार बार ये आ जाता है।
ठीक है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है? यहाँ पे भी आपको आयक देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ प्रमुख स्तूप थे। अब बात करते हैं चैत्य एवं विहार की। तो सबसे पहली बात कि चैत्य क्या होते हैं? चैत्य का अर्थ क्या होता है? तो चैत्य का अर्थ होता है चिता से संबंधित, ठीक? अब चिता से संबंधित मतलब कि जो शवदाह के पश्चात जो अवशेष बच जाते हैं, उन पे क्या होता है कि उनके ऊपर बनाई गई ये समाधियाँ हैं। ज़मीन में जो अवशेष रख दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर समाधि बनाई जाती है। बेसिकली इस टाइप का एक आयताकार बनाया जाता है गुफाओं को काटकर, और इसमें जो यहाँ पे ऐसे स्तंभ लगे होते हैं, ठीक? और ये अंदर एक अर्धवृत्ताकार कक्ष होता है, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या है? पूजा घर हैं। यही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चैत्य क्या होते हैं? तो चैत्य क्या है? पूजा घर हैं। विहार क्या है? विहार जो है वह रहने का स्थान है। किसका? भिक्षु और भिक्षुणियों का। भिक्षुणियों का। और ये आपके क्या हैं? ये पूजा घर हैं, चैत्य। ठीक? अ, चैत्य को आप ऐसे याद रखते हो, चैत्य मतलब चिंतन, चिंतन मतलब बैठ के पूजा पाठ करेंगे, उस टाइप से आप याद रख सकते हैं। अब कुछ प्रमुख चैत्य हैं, उनके आपको नाम पता होने चाहिए, जैसे कि एक कार्ले का चैत्य है, ठीक? कार्ले का चैत्य ये कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। निर्माण किसने करवाया इसका? तो नहपान, जो शक शासक था, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा हिस्ट्री में। उसका एक रिश्तेदार था, कुशाव दत्त, उसने इसका निर्माण कराया। फिर बाद में इसको अजमित्र ने पूरा वगैरह कराया था। ऐसे ही एक भाजा का चैत्य है, ये भी महाराष्ट्र में है, पुणे में, ठीक? तो इसकी खासियत ये है कि इसकी जो छत है, घोड़े के नाल के आकार की है। एक और पॉइंट कि ये हीनयान मत से संबंधित है। तो भाजा के चैत्य के बारे में आपको ये बात याद रखनी है, ठीक? अब इसकी इसी तरह जैसे मैंने बताया कि ये तो हो गए आपके चैत्य। चैत्यों का निर्माण ज़्यादातर आपको दक्कन क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, वो मुलायम, उनको काट कर चैत्यों का निर्माण करना ज़्यादा आसान। ऐसे ही अब ऐसा नहीं है कि उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, बट मैं सिर्फ़ एक जनरल बात बता रहा हूँ कि वहाँ आपको अधिक चैत्य मिलेंगे। विहार जो होता है, वो होता है रहने का स्थान। मैंने बताया भिक्षु और भिक्षुणियों का, ठीक है? वर्षा ऋतु के दौरान यहाँ पे अपना रुकते थे ये। और ये जो हो सकते हैं वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से जुड़े हो सकते हैं, ठीक? उड़ीसा में एक खारवेल शासक हुआ है, खारवेल शासक, इसने क्या करा था उदयगिरी पहाड़ी पर एक रानी गुफा विहार का निर्माण कराया था। और ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से, ठीक? तो इस तरह विहार भी हो सकते हैं। और बाकी विहारों के बारे में जब मैं गुफा स्थापत्य पढ़ाऊँगा तो उसमें थोड़ा बता दूँगा। और क्योंकि वो फिर ये भी गुफाओं को काट कर बनाए गए हैं, तो बेसिकली ये गुफा से संबंधित है, लेकिन क्योंकि ये बुद्धिज़्म से भी संबंधित है, इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे बता दिया, ठीक? तो बाकी की जो बातें होंगी वो अगली वीडियो में। और इससे संबंधित जो, क्योंकि इसमें फैक्ट बहुत सारे थे, तो इससे जुड़े भी जो भी प्रश्न होंगे वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।